अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है वो हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रीजिंग पॉइंट पे। पीछे हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं, वेपर प्रेशर पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है जी, कुछ सब्सटेंसेस जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उनके हम फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। ठीक है जी, तो और जो है वो नेक्स्ट हमारा होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स जो है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और ये आपका क्यूट सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर। वीडियो अच्छी लगने के बाद, यानी अगर आपको अच्छी लग जाए तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट उस नुक्ते को कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे कोई चीज़ मुंजमन होना, यानी कि समझ लें कोई चीज़ जमना शुरू होती है, कोई चीज़ जमना शुरू होती है। ठीक है, यानी कि वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू होती है, स्टार्ट करती है। उस पॉइंट को हम कहते हैं कि भाई ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। मतलब कि ये फर्ज करें ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है जी, इसमें जी एक लिक्विड भरा हुआ था, ये इसमें एक लिक्विड था, ठीक है, और कुछ देर बाद ये लिक्विड है, थोड़ी देर बाद हमने इसका टेम्परेचर बेसिकली डाउन करते हैं। टेम्परेचर क्या करते हैं? डाउन करते हैं। टेम्परेचर फिर से सुन लें, टेम्परेचर आप बेसिकली करते क्या हैं? बेसिकली टेम्परेचर जो होता है वो डाउन होता है, टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं, सिंपल कह लें तो टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। और ये जो लिक्विड है ये चेंज हो जाता है सॉलिड में। किसमें चेंज हो जाता है? सॉलिड में। सॉलिड में उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं कि ये इसका क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। ये इसका क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा जी, रीज़न क्या है कि हम टेम्परेचर डाउन करने से ये सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? तो भाई रीज़न ये है, इसकी दो रीज़न है। फर्स्ट रीज़न तो भाई इसकी हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली इसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। डिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, डिक्रीज इसलिए होता है कि जब हम इसको टेम्परेचर इसका डाउन करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स तेज़ हरकत कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, मोशन में होते हैं, वो जो है वो अब अपनी एनर्जी, जब उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, हम टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो उनकी मोशन कम हो जाएगी, उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, स्पेसिस जो हैं वो कम हो जाएंगी। जब वो कम हो जाएंगी तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ आ गई? अच्छा जी, सेकंड रीजन है क्या? बेसिकली उनकी काइनेटिक एनर्जी, वो डिस्टेंस में ही आता है। दूसरी रीजन भी हम यही कह सकते हैं कि भाई उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी डिक्रीजेज इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर। ओके, समझ आ गई? क्लियर हुआ कुछ? चलें जी, अब डेफिनेशन हम ये करते हैं, तो डेफिनेशन हमारी ये होगी, अ टेम्परेचर at which a substance start changing या change liquid to solid state, लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। ठीक है, और ये टेम्परेचर स्टार्टिंग है, टेम्परेचर इन विच चेंज लिक्विड स्टेट टू, कोई लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये हो गई। सेकंड डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई चीज़ जमती है, अ टेम्परेचर at which any substance
कैन बी फ्रीज इज कॉल्ड। फिर हुआ कुछ, समझ आ गई इसकी, क्लियर कर दे रेस, ओके। अच्छा चलें जी, अब हम कुछ जो है वो जो पेपर में पूछे जाते हैं, जो आपके बुक पे टेबल है उसके हवाले से कुछ बात कर रहे हैं, कुछ सब्सटेंसेस की, जिसमें सबसे पहले आता है डाईमिथाइल ईथर कि जो डाईमिथाइल ईथर है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है और ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है जी, समझ आ गई। वो कहता है कि जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है भाई वो 116 है और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो है 34.6 डिग्री। ये डिग्री में है जी, याद रखना है आपने, और इसको याद भी आपने अच्छे से कर लेना, डाई इथाइल ईथर माइनस और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, उसके बाद अब बात करें तो वो है जी इथाइल अल्कोहल। वो कहते हैं कि -115 है और 80 डिग्री है। ठीक है जी, समझ आ गई। उसके बाद आ जाता है वाटर, आपको पता है ये 0 है और ये 100 डिग्री है, अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, ये आसान सा है। उसके बाद वो कहता है कि भाई इसके अलावा कोई है, तो वो है जी एक और है। अच्छा चलें जी, एसिटिक एसिड और उसके बाद जी नॉर्मल ऑक्टेन। ये जो दो सब्सटेंसेस हैं ये आपकी बुक पे लिखी गई हैं, तो आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है एज आ MCQs। क्लियर हो गया, समझ आ गई, पक्की बात है। अब हम बात करते हैं कुछ लिक्विड्स की डेंसिटी पे कि डेंसिटी लिक्विड्स की किस पे डिपेंड करती है, कैसे होती है। ठीक है जी, कर देना इसको, ओके। मुंडिया दे किते गदला उन्हें भी रंग गोरा 19 सालां दा शोरा 19 सालां दा शोरा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अब क्योंकि हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे सारी बात हमारी होगी, समझ आ गई, क्लियर हुआ कुछ। ठीक है, तो डेंसिटी बेसिकली कहते हैं कि भाई जो आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है उसको वॉल्यूम पे डिवाइड कर दे, इसको हम डेंसिटी कहते हैं, उसे हम डेंसिटी कहते हैं। अच्छा जी, अब बात ये है कि ये आपके पास गैसेस थी तो उसके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। जैसे ये लिक्विड में आ गई तो इनके दरमियान डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, इनके दरमियान डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस जब कम हो गया इसका मतलब भाई उसका मास ज़्यादा आ गया। ठीक है, उसका मास ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, तो इसका मतलब ये चीज़ कम हो गई, ये ज़्यादा हो गई। जब ये ज़्यादा आ गई, ये कम आ गई, हमारा आंसर ज़्यादा आएगा, हमारा आंसर ज़्यादा आएगा। ठीक है, समझ आ गई। तो बात आपने ये लिखनी है कि यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू गैसेस। ठीक है, एज कंपेयर टू गैसेस, यहाँ पे आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज हायर देन गैसेस। जो गैसेस हैं उनसे हायर होती हैं, उनसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, समझ आ गई। रीज़न क्या है कि बेसिकली उसके जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो वाइब्रेट करती हैं रैंडमली गैस में। ठीक है, और उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और उनका मास कम होता है, समझ आ गई। लेकिन लिक्विड में क्या है, उसके डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। जब डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है तो भाई उसका मास ज़्यादा हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, वो इजीली वाइब्रेट मोशन में नहीं जाती। ठीक है, इजीली वो मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है उनके लिए मूवमेंट करना, तो इस वजह से उनकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू
गैसेस। क्लियर हो गया, समझ आ गई, पक्की बात है। चलें जी, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि अक्सर पूछा जाता है कि सवाल कि वाई, क्वेश्चन हमारा ये होगा, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। जो हमारी वाटर है, वाटर पे आइस तैरती है, क्यों तैरती है? तो रीज़न ये है, रूल आपने याद रखना है भाई, जिसकी डेंसिटी कम होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो भाई ऊपर रहेगा, वो ऊपर रहेगा, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे रहेगा। फिर से सुन लें, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे होगा। ठीक है, समझ आ गई। तो हम इसका आंसर लिखते हैं। वैसे तो केमिस्ट्री में तो इसका आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुताबिक लिखना चाहिए, लेकिन हमारी बुक कुछ और लिख रही है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के उसने रीज़न नहीं बताई, तो इसलिए हम अपने जो है बुक के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, चलें जी। वैसे ये फिजिक्स का आंसर है जो हम लिखने वाले हैं, ये फिजिक्स में कहते हैं, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा चलें जी, आंसर लिखते हैं। बिकॉज density of ice is 0.92 gram per cm cube, and density of water is 1 gram per cm cube। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज हायर देन आइस, सो आइस फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, सो आइस जो है वो इस पे फ्लोट करती है, उस पे तैरती है, उस पे तैरती है। क्लियर हो गया, समझ आ गई। अच्छा जी, अब यही रीज़न है, यही डेंसिटी की बुनियाद पे एक सवाल आपसे पूछा जाए कि भाई जो जब बारिश होती है तो हवा जो है वो हवा से रेन ड्रॉप्स जो है वो नीचे गिरते हैं, वो रीज़न क्या है? तो भाई हवा की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, हवा की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, तो वो ऊपर से जब गिरते हैं तो भाई उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो उसने नीचे आना है। ठीक है, तो वो जब ऊपर से नीचे आता है तो यही रीज़न है कि भाई उसकी डेंसिटी ठीक है, डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है, एयर की कम है, तो इसलिए वो ऊपर से नीचे ड्रॉप गिरते हैं। ठीक है, अगर हवा की डेंसिटी ज़्यादा होती तो भाई ड्रॉप नीचे नहीं गिर सकते, वो ऊपर के ऊपर ही रहेंगे। समझ आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा जी, एक और सवाल ये है कि भाई जो आपका कैरोसिन ऑयल है, कैरोसिन मट्टी का तेल, वो पानी के ऊपर तैरता है, रीज़न क्या है? तो रीज़न फिर से वही डेंसिटी, कि भाई जो उसकी कैरोसिन ऑयल की डेंसिटी है वो वाटर से कम है, तो इस वजह से उसके ऊपर तैरता रहता है। समझ आ गई, क्लियर हो गया सब? ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे जा सकते थे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं।